स्टॉक फटाफट की और सबसे पहले सिप्ला के Q2 के नंबर्स आ रहे हैं, वही आपके स्क्रीन पर हम पेश करेंगे। और जहां तक नंबर्स की बात है, क्लियरली हम यहां पे तमाम फ्रंट्स पे अगर आपको एक बार नतीजे बताएं और सिप्ला के Q2 नंबर्स पर एबिटा अगर हम देखें तो ये बढ़ता हुआ 1895 करोड़ के आसपास का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें नंबर्स आते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। इसी पर हम विस्तार से और बातचीत करेंगे। और मुनाफा भी अगर आप देखें तो लगभग 1332 करोड़ अनुमान है और यहाँ पर थोड़ा सा अनुमान से बेहतर नंबर्स आते हुए, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखें तो मुनाफे का जो आंकड़ा है 1353 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दर्ज होता हुआ, जहां पर थोड़ा सा अप मूव एक आता हुआ हम कहेंगे। जहां तक आई की बात है तो 7051 करोड़ से बढ़कर ये 7579 करोड़ पर आंकड़ा हमने आता हुआ देखा है। कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन आप देखिए, ये 25% अनुमान के इनलाइन आता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। और क्लियरली मुनाफा यहाँ पर बढ़कर 1351 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस, जहाँ पर कंसोलिडेटेड मुनाफा 1302 करोड़ है था, उससे बढ़कर यहाँ पर ये आंकड़ा नंबर दर्ज होता हुआ। और साथ ही कंसोलिडेटेड आय भी अगर आप देखें 7051 करोड़ से बढ़कर 7579 करोड़ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये नंबर हमें आता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो सिप्ला के नंबर्स है, लेकिन ओवरऑल आज फार्मा और हेल्थ केयर पैक में हम दबाव देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी इस काउंटर में भी लगभग 1% तक की कमजोरी दिखाई दे रही है। लेकिन नतीजों के फ्रंट पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा अनुमान से बेहतर नंबर्स हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कंसोलिडेटेड मुनाफा अगर आप देखें 1332 करोड़ का अनुमान था, उससे थोड़ा सा ऊपर आता हुआ 1351 करोड़ का नंबर है। और आई भी अगर आप देखें तो 7589 के लेवल्स पर हमें आती हुई दिखाई दे रही है। तो सिप्ला के Q2 के नंबर्स पर हम विस्तार से बात करेंगे। इनफैक्ट आज पूरे फार्मा हेल्थ केयर पैक की भी हम बात करेंगे एक्सपर्ट से विस्तार से। लेकिन थोड़ा सा बाजार का एक चेक ले लेते हैं, जहां पर बड़ी बातों में हम देख रहे हैं आज बाजार में कमजोरी है। हमने देखा कि बाजार जो है 25900 के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। 25892 को एक लोएस्ट लेवल इंट्राडे में अब तक हमने टच किया है, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार एक दायरे में घूम रहा है और काफ़ी वीकनेस अक्रॉस द सेक्टर्स भी हमें देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं यहाँ पे फिलहाल अगर आप देखिए 170 अंक कमज़ोर है और 58,208 के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। मार्केट ब्रेथ बेहद कमज़ोर, लगभग 1100 एडवांस से 1721 डिक्लाइंस हमें देखने को मिल रहे हैं। आईटी पैक में पूरी तरह से बिकवाली है। फार्मा हेल्थ केयर सबसे ज़्यादा टूटता हुआ, इतना ही नहीं आईटी कंज्यूमर मेटल्स भी अगर हम देखें तो ये भी आज लाल निशान में कारोबार करते हुए देखे जा रहे हैं। मेजर इंडिसेस के साथ साथ अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी जो कमजोरी का मोमेंटम है वो एक तरह से और डीपन भी हो रहा है। आपके स्क्रीन पर हम निफ्टी लूजर्स की भी सूची लेकर आए, जो इस वक्त हम देख रहे हैं काफ़ी लंबी लिस्ट है। जहाँ तक निफ्टी लूजर्स की बात है, डॉक्टर रेड्डीज पहला काउंटर, जहाँ पर ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ता हुआ 3.5% के पार की कमजोरी पर ये ट्रेड हम देख रहे हैं काउंटर कर रहा है। HDFC लाइफ में 2% के पार 2.25% की कमजोरी दिखाई दे रही है। भारतीय एयरटेल 1.5%, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, बजाज फिनसर्व सभी में हम देख रहे हैं 1.25 से 1.5% की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। L&T यहाँ पर अपने आप को मेंटेन किए हुए नतीजों के दम पर लगभग 1% मजबूत, और कोल इंडिया भी हम देख रहे हैं लगभग 1% के आसपास जो है यहाँ मजबूती भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए हमारे साथ अब मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, अमोल आठवले कोटक सिक्योरिटी से, इनसे विस्तार से बात करेंगे जो नतीजे आए हैं उन पर भी, साथ ही न्यूज़ मेकर काउंटर्स पे बातचीत करेंगे। अमोल हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और अमोल, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत मैं करूं, नतीजों से स्पेसिफिक बातचीत करूं, उससे पहले एक बाजार का लबोलुबाब समझना चाहेंगे आपसे। वीकनेस क्या बढ़ रही है, ऐसा समझना चाहिए? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। इंट्राडे बेसिस पे जरूर वीकनेस थोड़ा सा बढ़ते हुए हमने देखा है। आज भी पहले करेक्शन के बाद कुछ खास रिकवरी दिखा नहीं, एक टेक्निकल बाउंस बैक आया था, वो भी इवेंचुअली अभी थोड़ा सा सेलिंग में ही कन्वर्ट होते हुए हमने देखा है। हाउएवर पोजिशनल सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं लेवल्स के हिसाब से देखता हूँ तो अभी भी 25,700 पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट जोन का काम करेगा। इंट्राडे बेसिस पे अगर मैं सपोर्ट फाइंड आउट करूँ तो 25,850 ये एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल का काम करेगा। ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो 26,000 डे ट्रेडर्स के लिए और 26,100 पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। पैटर्न अभी भी हायर बॉटम फॉर्मेशन है, मुझे लगता है रूटीन करेक्शन है। ये अगर रिवर्स होता है तो वापस मार्केट कहीं ना कहीं 26,100 की तरफ बढ़ता हुआ हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं।
ऑलराइट, चलिए तो बाजार को लेकर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स जहाँ पर हमें कारोबार होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है, और अमूल के मुताबिक ये लेवल्स उनका आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आपके ट्रेडिंग कॉल्स भी हम समझना चाहें, कुछ रिकमेंडेशन है आपकी, या आपको लगता है कि वीकनेस से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्या इस तरह के बाजार में भी कमाई की रणनीति सुझाई जा सकती है? अमूल, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि ये रूटीन करेक्शन है, तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज है और बाइंग साइड पे ही फोकस कर रहा हूँ। 2 पीक से एक ब्रेकआउट ट्रेड है और एक कॉन्ट्राबेट भी उसको बेच सकते हैं। पहले अगर सपोर्ट्स लेवल के या कॉन्ट्राबेट की तरफ बढ़ते तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। 1365 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1420 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1345 का। एक बड़े करेक्शन के बाद एक डबल बॉटम सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी दिखा रहे हैं कि थोड़ा-सा ओवरसोल्ड कंडीशन है। यहाँ पे टेक्निकल रिवर्सल अगर आता है, तो आईसीआईसीआई बैंक में एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा ब्रेकआउट ट्रेड के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, जो है जेएसडब्ल्यू स्टील का। 1205 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 1270 के, स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1175 का। एक रेंज ब्रेकआउट के बाद 2 दिन में काफ़ी प्रॉमिसिंग एक्टिविटी के बाद आज एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है। लार्जर सेटअप अभी भी पॉजिटिव साइड पे जेएसडब्ल्यू स्टील ने मेंटेन किया है। अगर ये 1175 लेवल मेंटेन करता है तो ये पोजिशनली जो बुलिश सेटअप है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू करता हुआ हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ऑलराइट, आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की रणनीति आती हुई, और स्टॉप लॉस 1345 का आप लगाने की सलाह दे रहे हैं, 1420 का टारगेट, और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी करंट मार्केट प्राइस यानी 1295 के आसपास आपकी बाइंग की ही सलाह है। टारगेट 1270 और स्टॉप लॉस डबल 1175 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है दोनों ही ट्रेडिंग कॉल्स में। ऑलराइट अमोल, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूज़ मेकर काउंटर्स की बात करते हैं, जहां पर एक्शन हम देख रहे हैं बाजार में होता हुआ। और इस सूची में सबसे पहले पीवी फिनटेक की बात करते हैं। मजबूत नतीजे यहां पर पोस्ट हुए हैं। एक तरह से अगर हम देखें रेवेन्यू के फ्रंट पे 38% ईयर ऑन ईयर बेसिस जो है एक इजाफा देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट में भी हम देख रहे हैं लगभग 166.2% का इजाफा, और एबिटा भी जो है यहाँ पर हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है लगभग 8 करोड़ के आसपास। मजबूत नतीजे, ओवरऑल मुनाफा 2.8x बढ़ा है। क्या कहेंगे आप? फिलहाल कुछ इनिशिएट करने लायक लेवल्स हैं टेक्निकल चार्ट्स पर? मोमेंटम को अगर कोई चेस कर रहा है तो मुझे लगता है 1760 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। आज का डे लो भी बोल सकते हो उसको, उसी के आसपास आज का डे लो है। अगर ये मेंटेन होता है तो ये कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। ऑन द हायर साइड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा स्टॉक के लिए वो रहेगा 1860 का। एक रिट्रेसमेंट है जहाँ पे एक कंसिस्टेंटली स्टॉक रेजिस्टेंस लेता हुआ हमने देखा था चार्ट्स के ऊपर। ब्रॉडर सेटअप में अभी भी देखता हूँ तो अभी भी थोड़ा सा वीक साइड पे ही है, क्योंकि एक बड़े करेक्शन के बाद टेक्निकल बाउंस बैक जरूर आया है, बट जहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस ले रहा है या रिवर्सल फॉर्मेशन फॉर्म हो रहा है, करेक्शन भी उतना ही शार्प आ रहा है। तो मोमेंटम को चेस करना है तो आई थिंक मुझे लगता है 1780 के आसपास या 1760 के आसपास स्टॉप लॉस रख के मोमेंटम को चॉइस किया जा सकता है। 1780 के पास स्टॉप लॉस लगाकर आप मोमेंटम को चेस कर सकते हैं, क्योंकि बेहतर नतीजों की वजह से हम देख रहे हैं कि इस तरह के बाजार में भी पीवी फिनटेक बढ़िया मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। सिजिलिटी की बात करते हैं, जहां पर भी मजबूत नतीजे आए हैं। मुनाफा हमने देखा है कि लगभग 69% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ये 7.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, और 1658 का आंकड़ा यहाँ पर आता हुआ हमने देखा है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो इसमें भी इजाफा, और ये आंकड़ा 251 करोड़ के आसपास आता हुआ दर्ज हुआ है। एबिटा अगर आप देखें कंसोलिडेटेड अगेन तो यहाँ पर 19.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने देखा कि इजाफा 414 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आया है। और मार्जिन भी अगर आप देखें एबिट मार्जिन तो ये 252 बिप्स जो है मजबूत हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। शानदार नतीजे चार्ट्स पर भी हम देख रहे हैं, 10% तक की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। बढ़िया ट्रेड का सेशन। यहाँ पर भी आपको लगता है कि कुछ चेस करना चाहिए? पिछले 5 दिनों में भी अगर हम देखें लगभग 17% तक का अप स्विंग एक आता हुआ देखने को मिला है इस काउंटर में। क्या इसको वाकई चेस करना चाहिए, और इट इज टू गुड टू बी ट्रू? क्या कहेंगे आप अमोल? बाइंग ऑन डिप्स एंड सेल एंड रैलीज वुड बी द आइडियल स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये वीक में स्टॉक 17-18% भाग गया है। और आज भी अगर हम देखें तो 10% अप है। सुबह के रैली के बाद थोड़ा सा थकान स्टॉक में इंट्राडे चार्ट्स पे देखने को मिला है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी बता रहे हैं कि काफी ओवरबॉट हो चुका है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में। तो एक हाथ करेक्शन और थोड़ा सा एक्सटेंड होते हुए या फिर एक साइडवेज मोमेंटम आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं।
अगर बाइंग ऑन डिप्स एंड सेल एंड रैलीज ये सेटअप के साथ जाना है तो मुझे लगता है सपोर्ट्स रहेंगे स्टॉक्स के लिए 54 और 52 के। जब तक 52 के ऊपर ये सेटअप कंटिन्यू रहेगा ऑन द हायर साइड, रैलीज का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 58 और 60। शायद आने वाले दिनों में इसी रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड करता हुआ हम देख सकते हैं। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की सलाह आपको दी जा रही है। जब तक 54 के ऊपर है तब तक एक अप ट्रेंड मुमकिन है। रेजिस्टेंस जो आप अपर बैंड पे देखेंगे वो 58 से लेके 60 रुपए तक के आसपास देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल एक अप मूव, लेकिन आपको कमजोरी में खरीदारी करनी है। आगे बढ़ते हैं, एमजीएल की बात करते हैं, जहां पर जो नतीजे आए हैं वो कमजोर दर्ज हुए हैं। मुनाफा यहाँ पर घटता हुआ हमने देखा है, लगभग 39.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और इतना ही नहीं, अगर हम नेट रेवेन्यू की भी बात करें तो 1.5% की कमी यहाँ पर आती हुई और 2050 का आंकड़ा यहाँ पर आता हुआ देखने को मिला है। पिछले तिमाही 2081 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा था। एबिटा अगर आप देखें तो ये 32.5% टूटा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखें 338 करोड़ पे ये आंकड़ा, पिछली साल इसी तिमाही में हमने 501 करोड़ का नंबर आता हुआ देखा था। एबिटा मार्जिन में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 16.5% का आंकड़ा एक आता हुआ देखने को मिल रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर 24.1% के मुकाबले। तो एमजीएल में फिलहाल कोई रणनीति, क्योंकि दबाव तो हम लगातार देख ही रहे हैं, अभी भी हम देख रहे हैं 2% का दबाव 1270 के आसपास के लेवल्स बने हुए हैं। ओवरऑल कुछ खास मूवमेंट है नहीं। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो काफ़ी वॉलेटाइल भी रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी के साथ भी रेंज बाउंड मूवमेंट रही है। क्या कहेंगे आप? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि दो की ऑब्जर्वेशन है। एक तो एक लॉन्ग करेक्शन हुआ है, उसके बाद भी स्टॉक में लोअर टॉप फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे अभी भी मेंटेन है। दूसरा, एक तो मार्केट में इतना शार्प बाउंस बैक आया, टेक्निकल सेंटिमेंट्स काफी इंप्रूव होते हुए हमने मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखे। बट एमजीएल कहीं ना कहीं ये रैली में मिस कर गया, अभी भी अपने लोअर लेवल्स के आसपास है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। रिवर्सल का जरूर वेट रहेगा क्योंकि ये लेवल्स काफी प्रॉमिसिंग है। आई थिंक डेली चार्ट्स के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो 1290 या 1300 एक प्रॉमिसिंग लेवल रहेगा। अगर ये लेवल सक्सेसफुली क्लियर करता है तो एक टेक्निकल बाउंस बैक है जो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं 1340 1350 तक के लेवल्स निकल के आ रहे। फिलहाल वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा, बट 1290 या 1300 के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड होता है तो एक टेक्निकल बाउंस बैक आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। 10 वॉच यहाँ पर 1290 1300 तक के लेवल्स अगर देखने को मिलेंगे तो एक बाउंस बैक के साथ एक मोमेंटम कंटिन्यूटी का देखने को मिल सकता है। अमोल, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ की ओर हम बढ़ते हैं। और एसजीबी नाम सुना सुना आपको लगता होगा, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। जी हाँ, 2017 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी और 8 साल का लॉक इन था, अगर आप सबको याद है। तो अब ये जो लॉन्च हुए थे 2017 को सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, उनकी मैच्योरिटी का पीरियड आ चुका है। अब 8 सालों में निवेशकों ने कितनी बम्पर कमाई की है। हमारे साथ अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ गए, हमारे सहयोगी, पूरी कैलकुलेशन लेकर। और अभिषेक, मुझे याद है पर्सनल फाइनेंस के जितने मैंने शोज किए हैं और जब एसजीबी में निवेश किया जा सकता था तो हर एक्सपर्ट ने, और बतौर सोने में निवेश करने को लेकर एसजीबी एक बेहतरीन निवेश का विकल्प जो है वो रेकमेंड किया जाता था। लेकिन अब ये स्कीम तो बंद हो गई है, सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दी है। लेकिन जिन्होंने 2017 में किया था 8 साल की लॉकिंग के बाद, अब उनके हाथ में रिटर्न्स बताइए कितने दोगुने आए या छप्पर फाड़ कर आए हैं? कविता, देखिए, बेहतरीन रिटर्न मिले हैं और 8 साल में गोल्ड बॉन्ड में पैसे हो गए हैं 4 गुना। आज मैच्योरिटी है, आज रिडेम्पशन इसका हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक सेफ्टी वाला एलिमेंट भी इसमें था और रिटर्न वाला पोटेंशियल तो था ही। और 8 साल में जो रिटर्न है वो है 304% का, यानी जिन्होंने पैसे लगाए उनके पैसे हो गए इसमें 4 गुना। रिडम्पशन प्राइस जो सरकार ने तय किया है वो है प्रति ग्राम के हिसाब से 11,992 रुपए, और यह तय किया गया है 27, 28, 29 अक्टूबर की क्लोजिंग प्राइस के एवरेज के आधार पर। तो अब ये बेहतरीन मौका जिन्होंने पैसे लगाए उनके लिए बना है। और जो प्राइस जिस पर जारी किया गया था गोल्ड बॉन्ड 2017 में 2,971 रुपए प्रति ग्राम पर यह जारी हुआ था, तो बेहतरीन पैसा बना है। अब रिडेम्पशन कैसे होगा? देखिए, इसमें ऑटोमेटिक रिडेम्पशन वाला विकल्प था और निवेशकों को पैसा अपना वापस पाने के लिए कोई अर्जी देनी नहीं होगी। जो भी आपका रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट था उसमें आपके पैसे इसमें आ जाएंगे। तो मतलब अगर आप एफडी में पैसे डालते हैं तो
8 साल उसमें भी लग जाते हैं, लगभग दोगुने होने में। इक्विटीज की कोई गारंटी नहीं है, हालांकि रिटर्न के लिहाज से इक्विटी ने काफी एसेट क्लासेस को परफॉर्म किया है, लेकिन सेफ्टी के साथ सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने ने यह चमकदार रिटर्न दिया है और कमाल की तेजी रही है। ये गोल्ड बॉन्ड आया क्यों था, एक सवाल यह भी था। देखिए हो क्या रहा था कि काफी ज्यादा गोल्ड की बाइंग हो रही थी, फिजिकल में डिमांड काफी ज्यादा हो रही थी। अब हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो हमारा कैड भी बढ़ता है, तो सरकार ने इस चीज को टैकल करने के लिए सोचा ये था कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किए जाएं और लोग उसमें पैसे लगाएं। अब इसमें बैकिंग जो होती है वो सरकार की होती है, जो मैनेजमेंट होता है उसका आरबीआई कर रहा था, और ये गोल्ड के एक्चुअल प्राइसेस से लिंक होते हैं और उसके हिसाब से फिर हमने देखा कि रिटर्न जनरेट होते हुए दिखे। मकसद ये था कि जो हाउस होल्ड सेविंग है उसका फाइनेंशियलाइजेशन किया जाए, उसको फाइनेंशियल मार्केट में लाया जाए, और सरकार उस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी हुई है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए। रिटर्न की बात करें सोने की कविता, तो आप देखिए कि 2022 में 15% सोना चला, 2023 में लगभग 15% के आसपास की रिटर्न, 2024 में 19%, लेकिन 2025 में जैसे सोने को आग ही लग गई और 55% के आसपास की रिटर्न्स हो गए थे। अब तो ऊपरी स्तरों से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है, फिर भी नेट इस साल ईयर टू डेट 50% के आसपास के रिटर्न सोने ने कमा के दिए हैं, और गोल्ड बॉन्ड के जो निवेशक हैं उनकी भी बल्ले बल्ले आज के सत्र में हो रही है। बिल्कुल जोरदार कमाई, और एक्चुअली पेशेंस की भी दाद देनी होगी क्योंकि 8 साल का लॉक इन भी इसमें था, तो बहुत मुश्किल से लोग लॉक इन में रुक पाते हैं, और इसी का नतीजा देखिए यहाँ पे बम्पर कमाई हो रही है और मार्केट रेट से 2.5% ज़्यादा भी यहाँ पर एसजीबी के तहत आपको मिलता है। तो अभिषेक धन्यवाद तमाम डिटेल्स देने के लिए। स्टॉक फटाफट में भी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पर भी अमोल आठवले हमारे साथ बने हुए हैं बतौर एक्सपर्ट, जो न्यूज़ मेकर काउंटर्स पर अपनी बातचीत कर रहे हैं, अपनी सलाह दे रहे हैं, और साथ ही ऑप्शन से कमाई की रणनीति भी जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट, और वोडाफोन एजीआर मामले के हवाले से खबर आती हुई जहां पे टेलीकॉम मिनिस्ट्री बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अभी भी असेस किया जा रहा है, आदेश का आकलन किया जा रहा है, और गवर्नमेंट जो है वो लीगल एडवाइस इस पूरे ऑर्डर में लेगी, एक लीगल फ्रेमवर्क को समझा जाएगा और उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा या सरकार अपनी रणनीति जो है वो तय करेगी। हम जानते हैं कि इस पर कोई खास राहत नहीं मिली है, और इसके चलते तमाम टेलीकॉम काउंटर्स में भी हमने देखा, और खासतौर से वोडाफोन में हम देखें तो 3 दिन में 15% की गिरावट आ चुकी है, और इसी मामले में एक नया अपडेट आता हुआ जहां पर टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने कहा है कि आकलन किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। लेकिन शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करनी होगी एल&टी की, जहां पर जबरदस्त तेजी, अच्छे खासे नतीजों के साथ स्टॉक में जबरदस्त जोश भी है, और अभिषेक हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं तमाम हाइलाइट्स लेकर। अभिषेक, एल&टी रिकॉर्ड हाई पर कामकाज करता हुआ, जो नतीजे आए हैं उसकी वजह से काफी जोश हाई है। डेफिनेटली कविता, देखिए काफी बेहतरीन चाल रही है एल&टी की। पिछले महीने भर में देखेंगे तो करीब करीब 10% ये शेयर चल चुका है, और आज क्वार्टर 2 के नतीजे से शेयर को जोश मिला है, और हमने देखा कि 3062 रुपए का, इसे आज के 4062 का नया रिकॉर्ड बना है इसे इंट्राडे में। दरअसल सितंबर तिमाही के मुनाफे में हमने देखा कि ये 16% का उछाल आया है, और आय की बात करें तो उसमें 10% के आसपास की ग्रोथ रही है, और सालाना आधार पर कंपनी के ऑर्डर में, यानी कि Q2 पिछले साल के Q2 से तुलना करें तो इस साल के क्वार्टर 2 में करीब करीब 45% का उछाल है, और ऑर्डर जो मिले हैं 1,15,784 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं एल&टी को। तो एल&टी एक दमदार कंपनी, ऑर्डर बुक के मामले में काफी ज्यादा मजबूत है, और करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए की इनकी टोटल ऑर्डर बुक है। ऑर्डर कहां से मिल रहे हैं एक बार वो भी बता देते हैं आपको। डेटा सेंटर, इसके अलावा मेट्रो, हाइडल, टनल, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल, हाइड्रोकार्बन, ये कुछ की एरियाज हैं जहां पर एल&टी के मेजर ऑर्डर निकल के आते हैं। तो 6,67,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है एल&टी की, और ये मार्च से लेकर अब तक अगर देखेंगे तो करीब 15% के आसपास का उछाल आ गया है। इंटरनेशनल ऑर्डर और डोमेस्टिक ऑर्डर, इसका बैलेंस काफी अच्छा है। डोमेस्टिक ऑर्डर की बात करें करीब 51% के आसपास का हिस्सा उसका है, और 49% इनका जो ऑर्डर है वो इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं। इसी महीने हमने देखा भी था कि 15,000 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला था, जिसको कंपनी
मेगा अल्ट्रा ऑर्डर के तौर पर क्लासिफाई करती है, तो लगातार ऑर्डर इनफ्लो कंपनी के लिए बने हुए हैं। ब्रोकरेजेस काफी बुलिश हैं, कई सारे ऐसे ब्रोकरेजेस हैं जिसने टारगेट भी रेज किए हैं, लेकिन मोतीलाल ओसवाल की बाय की रेटिंग 4,500 के टारगेट, इन्वेस्टर के 4800 के टारगेट बाय की रेटिंग, सीएलएसए की आउट परफॉर्म की रेटिंग है 4,320 के टारगेट है, और जेपी मॉर्गन की बात करें वो ओवरवेट है शेयर को लेकर, 4,240 के टारगेट ये दे रहे हैं। तो अच्छी खासी मौजूदा भाव से भी एक डिसेंट अपसाइड की उम्मीद तमाम ब्रोकरेज हाउसेस लगा के चल रहे हैं। शेयर की चाल की बात करें तो आप देखिए कि एक महीने में करीब 10% शेयर चला है, 6 महीने में करीब 20% के आसपास की तेजी हुई है, और ईयर टू डेट करीब 9-10% के आसपास के मूव से, लेकिन साल भर में करीब 17-18% ये शेयर चल चुका है। तो एक बड़े साइज की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन दिग्गज है, निफ्टी की कंपनी है, और बढ़ते ऑर्डर बुक से नतीजे भी बेहतर आ रहे हैं, और शेयर धारकों की भी लगातार कमाई सुनिश्चित हो रही है शेयर में। राइट अभिषेक, शुक्रिया तमाम हाइलाइट्स यहाँ पर देने के लिए। और ऐसे में अब एल&टी के शेयर में अगर आपको कुछ इनिशिएट करना हो तो क्या वेट एंड वॉच करना चाहिए, बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति क्या अपनानी चाहिए, कौन से सही लेवल्स होंगे, अमोल आठवले से जानते हैं। अमोल, क्या रणनीति होगी, क्या सलाह होगी? जी, काफी प्रॉमिसिंग पैटर्न है। टेक्निकल में अगर टर्म्स में भी देखता हूँ तो ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन उसको बोल सकते हैं। एक रेंज में फंसा हुआ था, एक 3900 3960 ऐसा जोन था जहां पे स्टॉक कंसिस्टेंटली पॉज ले रहा था, उसको सक्सेसफुली क्लियर किया, और उसके बाद पॉजिटिव मोमेंटम एक डायरेक्शनल पॉजिटिव साइड पे बढ़ता हुआ हमने देखा है। मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरबॉट है, शॉर्ट टर्म में एक आध इंट्राडे करेक्शन अगर आता है तो मुझे लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी मेंटेन है। टेक्निकल सेटअप को अगर मैं देखता हूँ तो जब तक ये 3950 और 3900 के ऊपर है, ये सेटअप कंटिन्यू रहेगा। अगर 3900 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो शायद थोड़ा सा वीकनेस और बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। फिलहाल सेटअप बुलिश है ऑन द हायर साइड, ये कहीं ना कहीं 4100 में शॉर्ट टर्म में जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख गए। चलिए, 3900 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, इसके नीचे आए तो अगर ट्राउंड एंड दिखने में यहाँ पर देखा जा सकेगा, लेकिन फिलहाल बुलिश ट्रेंड है, 4100 तक के लेवल्स तक ये अप मूव दिखाई दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए, न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी आज दी। लेकिन हम शो को आगे बढ़ाते हैं, बात हमारी खास पहल की। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सके।